प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीएससी बाग प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी में पाठ्यक्रम योजना के अनुसार पद्य भाग से सुमित्रा नंदन पंत की कविता नौका विहार की व्याख्याएं देखेंगे। पूर्व के व्याख्यान को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम जो शेष व्याख्याएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। पूर्व व्याख्यान में हमने देखा कि सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी कवि हैं और छायावादी कवियों में सुमित्रा नंदन पंत की एक अलग पहचान है। सुकोमल भावों के कवि एवं प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में वो जाने जाते हैं। जो पद हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए हैं उनकी व्याख्या देखते समय हम देखेंगे। नौका विहार कविता के पद। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के और छोर। कवि गंगा नदी में रात्रिकालीन नौका विहार का चित्रण करता हुआ कहता है कि जो ही हम हमारी नाव गंगा नदी में उतारते हैं, गंगा के जल में जो हलचल होती है उस हलचल का चित्रण करता हुआ कहता है कि जो जो नौका चलने लगी नदी में हिलोरें उठने लगी, विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। उस रात्रि काल में अपने आलोक को बिखेरते हुए नवमंडल के तारे और उनके सौंदर्य को चित्रित करता हुआ कवि पंत कहता है कि रात्रि में आकाश में चमकने वाले तारे स्थिर रहकर अपने द्वारा फैलाए गए प्रकाश अर्थात खुली आंखों से कुछ खोज रहे हों, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ विस्फारित का अर्थ है फैलाए हुए, तारक का अर्थ है तारागण। ज्योतित करे नभ का अंतस्थल कि अपने आलोक से नभ के मध्य भाग को आलोकित कर रहे हो, प्रकाश को फैला रहे हो। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिपे पल पल। गंगा नदी में जो ही नौका चलती है और जो लहरें उठती हैं उन लहरों की सुंदरता को, उस दृश्य को कवि अभिव्यंजित करता हुआ कहता है कि अपने आलोक से आकाश के मध्य भाग को वे तारे आलोकित कर रहे हैं। इन तारों रूपी दीपों को चंचल अंचल की ओट में किए निरंतर बनने टूटने वाली लहरें क्षण क्षण में इधर उधर लुक छिपकर आ जा रही थी। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिपे पल पल, सामने शुक्र की छवि जलमल, पैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कच्चू में ओझल। यहाँ पर
शाब्दिक रूप से हम देखें तो शुक्र शब्द का प्रयोग यहां शुक्र तारे के लिए आया है। कल का अर्थ है सुंदर, कछु का अर्थ है बाल, केश राशि। कवि कहता है कि उस नील गगन में रात्रि काल में शुक्र तारा अपने आलोक को इस प्रकार आलोकित कर रहा है कि उसकी सुंदर छवि गंगा की जलधारा में जलमल रूप में से आकर्षक लग रही थी। लहरों के घूंघट में झुक झुके दसवीं का शशि निज तिर्यंक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। तिर्यंक आ से तिरछा है और कवि यहां मुग्धा शब्द का प्रयोग किया है कि जब हम काव्य शास्त्र में नायिकाओं के भेद देखते हैं तो नायिका भेद में मुग्धा नायिका भी होती है और उसी मुग्धा नायिका के रूप में उस रात्रि का, उस निशा का चित्रण करता हुआ कहता है कवि पंत कि मानो उस समय निशा रूपी नायिका सुंदर बालों से अपने चेहरे को ओझल कर रही थी। इस कारण उसने लहरों का घूंघट धारण कर रखा था और दसवीं के चंद्रमा रूपी मुख को कुछ तिरछा करके इस तरह प्रदर्शित कर रही थी मानो कोई मुग्धा नायिका जैसे रुक रुक कर दृष्टिपात कर रही हो, रुक रुक के कुछ निहार रही हो, देख रही हो। सार रूप में रचनाकार रात्रि में गंगा नदी के सौंदर्य को, सुरम्य वातावरण को, नौका विहार के आनंद को अभिव्यंजित करता है और कहता है कि रात्रि में गंगा के प्रवाह में चंद्रमा का बिंब तिरछा पड़ने से दसवीं के चांद की आकृति का लग रहा था। वह रात्रि रूपी मुग्धा नायिका का टेढ़ा किया गया मुख जैसा हो। प्रिय विद्यार्थियों, सार रूप में सुमित्रा नंदन पंत इस पद में रात्रिकालीन सौंदर्य का चित्रण करता है। काव्य शास्त्र के अनेक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है और यदि मैं अलंकारों की बात करूं तो इस पद में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार का चित्रण हुआ है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए नौका विहार रचना के अगले पद की व्याख्या देखेंगे। अब पहुंची चपला बीजदार। चपला का अर्थ है बिजली या चंचल। कवि पंत कहते हैं कि जो जो हमारी नौका, हमारी नाव गंगा नदी के बीच पहुंचती है, मध्य में पहुंचती है, छिप गया चांदनी का कगार। कगार का अर्थ है किनारा, कि वह उभरा हुआ किनारा जो चांदनी के कारण दिखाई दे रहा था वह अदृश्य सा हो गया। दो बाहों से दूरस्थ तीर, दारा का कृष्ण कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। पंत गंगा नदी के दो तटों का चित्रण करता हुआ कहता है कि जो दोनों तट हैं वे दोनों तट दो भुजाओं के समान हमें
दिखाई देते हैं। और कवि कहता है कि उस समय चांदनी की चमक से उभरा हुआ किनारा अदृश्य हो गया। उस समय गंगा की धारा कुछ पतली कोमल आकृति सी लग रही थी और उसके दूरस्थ दोनों तट उसकी दो बाहों की तरह प्रतीत हो रहे थे, मानो वे दोनों भुजाएं आलिंगन करने के लिए अधीर हो रही हों। अति दूर क्षितिज पर विटप माल लगती भ्रू रेखा सी अराल, पलक नभ नील नयन विशाल। कवि कहता है कि गंगा नदी के तट पर जो वृक्षों की पंक्तियां हैं वह रात्रिकालीन समय में अति सुंदर लग रही हैं। विशालकाय नील गगन एक बड़े नेत्र के समान प्रतीत होता है और इन्हीं बाहों को अभिव्यंजित करते हुए कहते हैं कि बहुत ही दूर क्षितिज पर पेड़ पौधों की कतार दिखाई दे रही थी, जो कि धरती पर टेढ़ी मेढ़ी लकीर की तरह प्रतीत हो रही थी। और रात्रि के समय नीला आकाश एक तक दृष्टिपात करने वाले विशाल नेत्र की तरह लग रहा था। विटप का अर्थ है पेड़ पौधे, अराल का अर्थ है वक्र या टेढ़ी। मां के ऊपर शिशु सा समीप सोया धारा में एक द्वीप उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। प्रतीप का अर्थ है विपरीत, उर्मिल का अर्थ है तरंग। कवि उस नदी के बीच जो एक द्वीप है, उस द्वीप को के सौंदर्य को, उसकी सहजता को अभिव्यंजित करते हुए कहते हैं कि जैसे मां की गोद में कोई नवजात शिशु सो रहा हो, ठीक उसी प्रकार मां के समीप उसका अबोध बालक शांत भाव से सोया रहता है। उसी प्रकार गंगा नदी की धारा के मध्य भाग में जो द्वीप बन गया था वह गंगा के प्रवाह को रोक रहा था। इस कारण गंगा की जलधारा विपरीत दिशा में बह रही थी। वह कौन वियग क्या विकल कोख उड़ता, हरने को निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक। कवि पंत रात्रि के दृश्यों को इस पद में अभिव्यंजित करता है। कभी गंगा के तट की सुंदरता, कभी गंगा के तट पर खड़े सुंदर पेड़ पौधे, या फिर उस रात्रि में किसी विरही पक्षी की पुकार। इन पंक्तियों में कवि स्वयं प्रश्नवाचक शैली में कहता है कि वह कौन ही विवेक कि रात्रि में व्याकुलता के साथ जो पक्षी बोल रहा है वह कौन पक्षी होगा। क्या विकल कोक, विकल का अर्थ है व्याकुलता, कोक का अर्थ है चकवा पक्षी, हरने को निज विरह शोक। साहित्य में कुछ काव्य रूढ़ियां होती हैं और एक काव्य रूढ़ी या चकवा और चकवी को विरही जीवन की अभिव्यंजना के लिए उदाहरण के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। पंत अपने सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि ये रात्रि में व्याकुलता के साथ जो उड़ने वाला और आवाज निकालने वाला जो पक्षी है वह चकवा है,
और अपने चकवा जो अपनी विरह वेदना को दूर करने के लिए, विरह वेदना को हरने के लिए पुकार रहा है। छाया की कोकी को विलोक, किस काले अंधेरे में चकवी की छाया का भ्रम होने के कारण वह बार बार विरह व्यतीत होकर के कुछ पुकार रहा है। इस चकवा और चकवी के विरही जीवन को अनेक कवियों ने अनेक संदर्भों में व्यक्त किया है। उदाहरण के लिए हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के कवि निर्धारा के कबीर भी चकवा और चकवी के विरह वेदना के प्रसंग को अभिव्यंजित करते हुए कहते हैं कि चकवी बिछुड़ी रहन की आय मिले बर्बादी, जे जन बिछुड़े राम से ते दिन मिले न राती। कि रात्रि के काल में जो विरही जीवन जीने वाले चकवा और चकवी ये प्रभात काल में उनका मिलन सुलभ हो जाता है, लेकिन वे सांसारिक जन जो ईश्वर से बिछुड़ चुके हैं, ईश्वर को का स्मरण नहीं करते, वे न तो दिन में मिल पाते हैं न रात्रि में। इस प्रकार की जो चकवा और चकवी की जो विरही जीवन से संबंधित जो उक्तियां हैं, काव्य रूढ़ियां हैं, उनको अनेक कवियों ने प्रयुक्त किया है। प्रिय विद्यार्थियों, नौका विहार कविता के इस पद में कवि पंत गंगा नदी में रात्रि के समय नौका विहार करने के आनंदमय दृश्य को अभिव्यंजित करते हैं, सुंदर पेड़ पौधों की पंक्तियों को अभिव्यंजित करते हैं और चकवा और चकवी के विरही जीवन को अभिव्यंजित करते हैं। अलंकारों के दृष्टि से इस पद में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा की दृष्टि से तत्सम शब्दावली का आद्य हम देखते हैं। धन्यवाद।